अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन को 439 दिन हो गए हैं और इस वक्त हमास का एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने यानी हमास की क़यादत ने मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की शर्त को ख़त्म कर दिया है। लगातार इज़राइल और गज़ा के दरमियान जंगबंदी की या सुलह समझौता की बातचीत हो रही है, लेकिन हमास की तरफ से शराइत सख्त थी। हमास की तरफ से सबसे बड़ी शर्त यह रखी जा रही थी कि मुकम्मल तौर पर इज़राइली आर्मी को यहाँ से निकलना होगा और मुकम्मल तौर पर जंगबंदी भी होनी चाहिए, तभी होस्टेज को रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अब हमास की तरफ से इसमें थोड़ी सी रियायत बरती गई है और हमास ने मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की शर्त नहीं रखी, यानी मुकम्मल तौर पर इजराइल का हमला बंद होना चाहिए और इसी तरह मुकम्मल तौर पर इजरायली आर्मी को गजा खाली करना पड़ेगा। इन दोनों शर्तों में हमास की क़यादत ने नरमी से काम किया है और इसी के बाद अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद अगले 10 दिनों में जंगबंदी का सीज़ फायर का समझौता अमल में आ जाए, मुआहदा हो जाए। अमेरिका के तर्जमान ने भी इस बात का ऐलान किया और उन्होंने हमास की तरफ से जो लचक दिखाई गई है उसका खैर मकदम किया और कहा कि शायद अब जंगबंदी के समझौता पर अमल हो जाए। हमास की तरफ से कहा गया है कि जो होस्टेज को रिलीज़ करने का मामला है तो पहले बूढ़ों को और औरतों को रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद उसके बदले में इजराइल की तरफ से भी फ़लस्तीनी कैदियों को रिलीज़ किया जाएगा और अगले मरहला में जो दूसरे आर्मी के नौजवान होस्टेज हैं या दूसरे नौजवान होस्टेज हैं उनको भी रिलीज़ किया जाएगा और इजराइल को भी धीरे धीरे जंगबंदी के समझौते पर अमल करना होगा, अपनी आर्मी को यहाँ से निकालना होगा। पिछले 24 घंटा में भी इजराइल ने गज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक किया है और 39 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। इसके अलावा जो मुजाहिदीन का ग्रुप है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है, इनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस लगातार जारी है। इनका हमला भी मुख्तलिफ ठिकानों पर हो रहा है और इन लोगों ने भी कई इजरायली यूनिट पर हमला किया है, इजराइल की कई यूनिट को तबाह किया है। कल देर रात खबर अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से सामने आती है कि इजराइल ने अपनी पूरी एक फ़ौजी छावनी बना रखी थी और वहाँ पर इजराइल के जो हथियार है वो ज़्यादातर रखे हुए थे। उनका मरकावा टैंक रखा हुआ था, उनका बुलडोज़र D9 रखा हुआ था। उन सबको हमास के लड़ाकों ने घेर कर निशाना बनाया, तमाम मरकावा टैंक को तबाह कर दिया, उनके बुलडोज़र को तबाह कर दिया और वहाँ पर जो इजरायली आर्मी मौजूद थी उनमें से भी 4 की हलाकत हुई, कई एक ज़ख्मी हुए हैं। कल की भी खबर में मैंने बताया था कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 2 अहम कमांडर को हलाक किया है, उसके अलावा कई एक उसमें ज़ख्मी हुआ है और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए भी इजरायली आर्मी को देखा गया। तो अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से, अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से, दूसरे ग्रुप की तरफ से रेजिस्टेंस लगातार जारी है और आप ये समझिए कि जो पूरा रेजिस्टेंस इस वक्त चल रहा है वो साउथ गज़ा में नुसैरात कैम्प के इलाका में या रफ़ा के इलाका में, जो नॉर्थ गज़ा है वो मुकम्मल तौर पर इजराइल के कब्ज़े में जा चुका है। इजराइल ने वहाँ की तमाम इमारतों को भी तबाह कर दिया है। हमास की क़यादत या अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके भी नॉर्थ गज़ा में बहुत कम पाए जाते हैं। एक और ख़बर BBC ने जारी की है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ गज़ा में इजराइल ने अपना एक मिलिट्री जोन बनाना शुरू कर दिया है और उस मिलिट्री जोन में 9 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पर इजराइल अब फ़लस्तीनियों को बसने नहीं देगा, बल्कि उसको मिलिट्री जोन में शामिल किया जाएगा। अगले एक वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि क्या पूरा मंसूबा है इजराइल का और कितना ख़तरनाक है। फिलहाल जो साउथ गज़ा का इलाका है, जो जबालिया रेफ्यूजी कैम्प का एरिया है या जो रफ़ा का इलाका है, यहाँ पर अभी तक हमास की तरफ से रेजिस्टेंस लगातार जारी है, मुकाबला जारी है और इन्हीं जगहों पर लगातार जो घर बचे हुए हैं, जो इलाका बचा हुआ है, उन इलाकों को भी लगातार इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस फोर्सेस में कहीं पर कमी नहीं दिख रही है। इधर जो जंगबंदी की बातचीत है तब लोगों को एक उम्मीद जगी है कि शायद जंगबंदी हो जाए। ट्रंप की तरफ से बार बार धमकी आ रही है कि 20 जनवरी से पहले अगर होस्टेज को रिलीज़ नहीं किया गया, जंगबंदी का मुआहदा अमल में नहीं आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। धमकी बार बार ट्रंप की तरफ से सामने आ रही है। कतर की और मिस्र की जो कोशिशें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। इधर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि अल-कुद्स ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के 439वें दिन भी दुश्मन के मुतअद्दिद ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और लड़ाई पूरी तरह जारी है और हमने कहीं पर भी अपनी जो सुस्ती है उसका मुज़ाहरा नहीं किया है। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में कल जो जनरल असम्बली में 170 मुल्कों ने इजराइल की हिमायत में वोट किया, उस पर भी हमास का बयान सामने आया है और हमास ने उसकी हिमायत की। दरअसल यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में एक मरतबा
फिर फ़लस्तीन को मुस्तकिल स्टेट का दर्जा देने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया और इस मरतबा फ़लस्तीन की हिमायत में 170 ममालिक ने वोट किया और उन सब ममालिक ने मुश्तरका तौर पर कहा कि फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। इजराइल का इसके बाद बयान सामने आता है कि फ़लस्तीन को एक रियासत का दर्जा मिले, ऐसी किसी भी कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे और तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी फ़लस्तीन को एक रियासत का दर्जा नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह अमेरिका है। 1948 में जब फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक हिस्सा पर इजराइल बना दिया गया और दूसरा हिस्सा फ़लस्तीनियों को दिया गया, तो उसी वक्त फ़ौरन यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया और यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो वहाँ तमाम 5 ममालिक जिनके पास वेटो पावर है उन सब ने इजराइल को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम नहीं किया। सभी मुल्कों ने, जिन ममालिक के पास वेटो पावर था, अमेरिका और इंग्लैंड, इन लोगों ने अपने वेटो पावर का इस्तेमाल किया और इस तरह फ़लस्तीन एक स्टेट नहीं बन सका और उसके बाद से लगातार अभी तक कोशिशें जारी है। सलामती कौंसिल में रेजोल्यूशन पास होता है, इसी तरह जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, वहाँ रेजोल्यूशन आता है। दुनिया के ज़्यादातर बल्कि 2/3 से ज़्यादा ममालिक फ़लस्तीन की हिमायत में वोट करते हैं, फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं मिल पाया क्योंकि सिर्फ एक मुल्क है अमेरिका जो वेटो पावर का इस्तेमाल करता है, टांग अड़ाता है और इसकी वजह से अभी तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं मिल सका और इसका नतीजा ये है कि फ़लस्तीन की ज़मीनों पर इसराइल का कब्ज़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बचा कुचा फ़लस्तीन है उसको कम से कम अगर एक फ़लस्तीन की रियासत का दर्जा मिल चुका होता, एक मुल्क के तौर पर, आलमी तौर पर उसको तस्लीम किया जा चुका होता, तो इजराइल का जो कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है वो कब्ज़ा रुक जाता। फ़लस्तीन की अपनी आर्मी होती, उसकी अपनी पुलिस होती, उसका अपना पूरा निज़ाम होता और ये जो आज़ादी की लड़ाई है, क़िबला अव्वल को आज़ाद कराने की जो जिद्दोजहद है, ये लड़ाई और ज़्यादा मजबूत होती, कामयाब होती और फ़लस्तीनियों को यूँ परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, अपने ही मुल्क में बेघर नहीं होना पड़ता, दुनिया भर में मुहाजिर की ज़िंदगी उनको गुजारनी नहीं पड़ती। तो सबसे बड़ा एक मसला है फ़लस्तीन का कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले और फ़लस्तीन ऐसे भी इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ फ़लस्तीन वेस्ट बैंक में बटा हुआ है जो मुकम्मल तौर पर इजराइल के कब्ज़े में है। 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक और अमल्ला पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरा इलाका गज़ा पट्टी का है जिस पर 1967 में इजराइल ने कब्ज़ा तो कर लिया था, लेकिन 1973 की जंग में इजराइल को यहाँ से बाहर निकलना पड़ा। फिर इजराइल ने यहाँ दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे रेजिस्टेंस फोर्सेस की कोशिशों से इजराइल को इलाका खाली करना पड़ा और यहाँ हमास ने 2006 में अपनी हुकूमत बना ली। अब यहाँ भी इजराइल ने अपनी आर्मी को लगा रखा है। तो फ़लस्तीन ने और फ़लस्तीन की तंजीमों ने, हमास ने उन तमाम 170 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जनरल असेंबली में उसके हक़ में वोट किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो रूल है वो एक अलग अंदाज का है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तमाम मेंबर्स ममालिक को वोटिंग का राइट होता है और जो सलामती कौंसिल है उसमें सिर्फ मखसूस मुल्कों को ही वोटिंग राइट होता है और सलामती कौंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं। उसमें 5 मेंबर मुस्तकिल होते हैं जिनको वेटो पावर हासिल है और जो 10 मेंबर हैं वो 2 साल पर बदलते रहते हैं। 5 मुल्क जिनके पास वेटो पावर, उसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड और चौथा जो है वो आपका रूस और 5वां चीन है। अब ज़्यादातर मामलों में अमेरिका वेटो पावर का इस्तेमाल करता है जो इजराइल को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल का जो रूल है वो अलग है। जनरल असम्बली से अगर कोई करारदाद पास हो जाती है तो उस करारदाद पर, उस रेजोल्यूशन पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। अखलाकी तकाजा है कि आप उस पर अमल कीजिए। आप अमल नहीं करते हैं तो सफारती सतह पर आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन आप आलमी कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले नहीं कहलाएंगे। सलामती कौंसिल से अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो तमाम मेंबर्स ममालिक को उस रेजोल्यूशन पर, उस करारदाद पर अमल करना ज़रूरी होता है और अगर किसी भी एक वेटो पावर रखने वाले मुल्क ने उसकी मुखालफत कर दी तो फिर वो इत्तेफाक राय से वो करारदाद पास नहीं होती है और उस मुल्क के लिए उस पर अमल करना भी ज़रूरी नहीं होता। तो जब भी फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा देने की बातचीत होती है जनरल असम्बली में 2/3 से ज़्यादा, अब देखिए कि 193 ममालिक यूनाइटेड नेशन के मेंबर से उसमें 170 मुल्कों ने फ़लस्तीन के हक़ में वोट किया और इजराइल
का जो मंसूबा होता है, इजराइल की जो करारदाद होती है, उसके हक में अब 5-6 से भी कम वोट पड़ने लगा है, जिसमें एक वोट खुद इजराइल का होता है, दूसरा वोट अमेरिका का होता है, और तीसरा चौथा वोट किन मुल्कों का होता है इसका नाम ना तो आपने कभी पहले सुना होता है, ना मैं सुना होता हूँ, ना मैं यहाँ उन मुल्कों के नाम को बताना चाहता हूँ। बल्कि जितने मारूफ ममालिक है, यहाँ तक कि इंडिया का वोट भी फ़लस्तीन के हक में ही जाता है। इधर सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान रिश्तों की बहाली की लगातार बातचीत हो रही है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हो जाएगा, लेकिन एक मरतबा फिर सऊदी अरब का बयान सामने आया है। कल मैंने आपको खबर बताया था जिसमें कहा जा रहा था कि सऊदी अरब इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने पर तैयार हो गया है, और पहले सऊदी अरब की शर्त यह थी कि 1967 की सरहदों के मुताबिक इजराइल को अपनी आर्मी को वापस बुलाना होगा, कब्जा छोड़ना होगा, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा देना होगा। लेकिन अब सऊदी अरब ने सिर्फ ये कहा कि अगर गज़ा पट्टी से इजराइल की आर्मी निकल जाती है, जंगबंदी हो जाती है, तो वो इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लेगा। लेकिन सऊदी अरब ने आज इस खबर को कंडम किया और कहा इसराइल के अखबारात की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से झूठी खबर फैलाई गई है, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसी शुरू में थी वो पॉलिसी अभी तक बरकरार है, और मोहम्मद बिन सलमान यही चाहते हैं कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा और इजराइल 1967 की सरहदों के मुताबिक अपनी आर्मी को वापस नहीं बुलाएगा, फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं करेगा, 1967 की सरहदों में वो नहीं जाएगा, उस वक्त तक इजराइल को सऊदी अरब एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा, और न ही सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान ने यह वाज़ेह किया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का भी बयान सामने आया है। इजराइल के अखबारात ने यह भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, बदनाम किया सऊदी अरब को कि मोहम्मद बिन सलमान की फ़लस्तीन के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको गज़ा पट्टी में मस्जिद अक्सा के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना इस पर वो बहस करना चाहते हैं, सिर्फ वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए जिसके साथ ज़रूरत पड़ेगी वो अपना ताल्लुक़ कायम करेंगी, इजराइल की मीडिया ने कहा। लेकिन सऊदी अरब ने सीधे सीधे इसको कंडम किया है, इसको झूठ और अफवाह करार दिया है। तो ये सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल है गज़ा पट्टी की, और जो पूरी सिचुएशन है, जो लड़ाई चल रही है उसकी 439 दिन हो गए हैं और 45,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। पूरा का पूरा गज़ा पट्टी एक तरह से मलबा में तब्दील हो चुका है। अब कोशिश हो रही जंगबंदी की, 10 दिनों में जंगबंदी का ऐलान हो सकता है, यही उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। आप दुआ कीजिए फ़लस्तीन के लिए, और वहाँ की खबरों से वाकिफ़ रहने के लिए आप मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए, और इसी तरह हमें आप सुनते रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।